गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब यही जो स्माइल आपके चेहरे पर है, इसके साथ हम नया टॉपिक लिखेंगे रजिस्टर के अंदर। हेडिंग डालिएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी तक जो हमने किया था एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसको कहते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब है ख़त्म हो जाना, एंड। पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कब कब होती है, किन किन सर्कमस्टांसेस में? देखिए, अगर तो पार्टनरशिप किसी पर्पस के लिए बनी थी तो पर्पस पूरा होते ही डिसॉल्व हो जाएगी। किसी टाइम के लिए बनी थी, टाइम ख़त्म होते ही डिसॉल्व होगी। या फिर आपका बिजनेस इलीगल हो गया है, आप इलीगल काम करने चले हो और पता चला तो कोर्ट ऑर्डर कर देगी आपकी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। या फिर आपके सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, इनका नाम है ZNMD, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये पार्टनरशिप फर्म है। इनको एक दिन अपने नाम के मतलब का एहसास हुआ, क्यों पार्टनर्स को लगा यार ये सच्ची बात है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, सारी ज़िंदगी को काम के अंदर हमें नहीं लगाना। सब ने कहा सर्व सहमति से हम अब क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म को बंद करेंगे और जितना पैसा कमाया उससे हम लोग घूम करके आएंगे। ठीक है, सारे पार्टनर्स ने डिसाइड किया पार्टनरशिप फर्म को क्या कर देंगे, डिसॉल्व। तो अब देखो, इसका मतलब अब ये नहीं होगा कि अब सारे पार्टनर्स घर पे बैठे हैं आराम से कि जी फर्म को तो हमने क्या कर दिया, डिसॉल्व, अब हमारे पास कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं होगा। फर्म अगर आपको डिसॉल्व करनी है तो लीगल प्रोसेस है, उसी के थ्रू फर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व। लीगल प्रोसेस में सबसे बेसिक बात, आपके फर्म की एक बैलेंस शीट है, उसमें कुछ एसेट्स हैं, उसमें कुछ लाइबिलिटीज़ हैं। डिसॉल्व करने का मतलब आपके जितने एसेट्स हैं उनको बेचिए, जितनी लाइबिलिटीज़ हैं उनकी पेमेंट कीजिए, पार्टनर्स को पैसा लौटाइए, उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, फर्म हमारी डिसॉल्व हो गई है। तो ऐसा नहीं घर पे बैठे बैठे कि कल से हम तो ऑफिस नहीं जाएंगे, फर्म तो क्या हो गई, डिसॉल्व। ऐसा नहीं होगा। लॉ से इस काम करना पड़ेगा। क्या क्या काम करना पड़ेगा, सारे के सारे एसेट्स को बेचो, सारी की सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करो, पार्टनर्स को उनका पैसा वापस करो, उसके बाद आपकी फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। तो देखिए, सबसे पहले तो डिसोल्यूशन में लीगल प्रोसेसेस क्या क्या हैं, क्या क्या हमें यहाँ अकाउंटिंग में करना है, वो है मेन 3 टॉपिक्स जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो क्लोजर ऑफ बुक्स। क्लोजर ऑफ बुक्स थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला काम है बुक्स को क्लोज कीजिए और एक नया अकाउंट ओपन करेंगे हम, जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन मतलब बेचना। अब यहाँ पर 3 काम होने हैं, सेल ऑफ एसेट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड पेमेंट टू पार्टनर्स।
सेकंड पॉइंट हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। एक फेमस केस लॉ है, उसके अंदर लिया हुआ एक डिसीजन है, उसको अकाउंटिंग के अंदर हम लोग सीखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे, ये एप्लीकेबल है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अगर ये डिसोल्यूशन इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो वहाँ पर अप्लाई किया जाएगा गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। तीसरा पार्ट हम स्टडी करेंगे पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन दो मेथड्स के थ्रू। सबसे पहले मैक्सिमम लॉस मेथड, and highest relative capital method. मेन डिसोल्यूशन की ये हमारी अकाउंटिंग रहेगी जो हमें सीखनी है। बाकी दोनों चीज़ें फर्स्ट पर ही डिपेंडेंट हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? क्लोजर ऑफ बुक्स थ्रू रियलाइजेशन। बेसिक डिसोल्यूशन का यही रहेगा, आपको एसेट्स बेचने हैं, लाइबिलिटीज़ की आपको पेमेंट करनी है और पार्टनर्स को उनका पैसा वापस करना है। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि पार्टनर को हमने पैसा नहीं देना, पार्टनर ने हमें पैसा देना है, ऐसा भी तो हो सकता है। जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं तो हमेशा बैलेंसिंग फिगर टू कैश तो नहीं होती, बाय कैश भी हो सकती है। पार्टनर्स ने हमें पैसा देना है और उस समय पार्टनर कह रहा है सॉरी मैं तो क्या हूँ इंसॉल्वेंट, मैं तो पैसा दे ही नहीं सकता। तो फिर क्या करें? तो फिर कोर्ट के अंदर एक लड़ाई हुई, एक केस हुआ गार्नर वर्सेस मुर्रे का। उसमें कोर्ट ने बताया इस केस में बाकी पार्टनर्स को ये लॉस बियर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? वो है गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। तो ये कब आता है? अगर हमें किसी पार्टनर से पैसा लेना है और वो कह रहा है मैं इंसॉल्वेंट हूँ। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बेसिक चलेगा, सेल ऑफ एसेट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, पेमेंट टू पार्टनर्स। तीसरी सिचुएशन पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, ये तब आ रही है जब पैसा आया है कम और लाइबिलिटी है ज़्यादा। उस समय प्रॉब्लम ये है पहले किस लाइबिलिटी को पेमेंट की जाएगी, और क्या सारा का सारा हिस्सा दे दें या कुछ कुछ प्रोपोर्शनेटली दिया जाएगा। तो जब कैश आपके पास कम है तो कैश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इसी को क्या कह रहे हैं? पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसको ऐसे समझो कि कैश के कुछ टुकड़े ही हैं, हमारे पास सारा कैश है ही नहीं, थोड़ा सा कुछ कैश है, उसको बांटें कैसे? तो वो है हमारा पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर कैश भी सफिशेंट है, कोई पार्टनर भी इंसॉल्वेंट नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक क्लोजर ऑफ बुक्स थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम आज ये पॉइंट सीख रहे हैं। सबसे पहले बेसिक क्लोजर कैसे करना है बुक्स का, बाय ओपनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसको ज़रा स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं, हमारी अकाउंटिंग कैसे रहेगी। क्लोजर ऑफ बुक्स थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले
ट्रांसफ़र ऑल एसेट्स इन रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहला कदम ट्रांसफ़र ऑल एसेट except cash and bank. तो हम सारे के सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे। सारे के सारे एसेट्स मतलब जो एसेट बेचे जा सकते हैं या फिर विच कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो या तो बेच दिया या हमने कन्वर्ट इनटू कैश कर दिया। जैसे मान लो प्लांट एंड मशीनरी बेच सकते हैं, इन्वेंट्री बेच सकते हैं, फर्नीचर बेच सकते हैं, डेटर बेच मत देना डेटर को क्या कर सकते हैं, ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। ईजिली या विद डिफ़िकल्टी दैट डजेंट मैटर, बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। सिर्फ कैश अकाउंट को छोड़ के बाकी सब एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे मतलब एसेट्स को हम ख़त्म करेंगे। ख़त्म करना है तो एसेट को डेबिट करें कि क्रेडिट? क्रेडिट। तो डेबिट किसे करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स। Step number 2, transfer of liabilities. सारी की सारी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। अभी पेमेंट का कुछ शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ट्रांसफ़र करें रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जैसे एसेट्स के साथ किया था रियलाइजेशन टू एसेट, ऐसे लाइबिलिटीज़ के लिए लाइबिलिटीज़ डेबिट टू रियलाइजेशन। इसके साथ ब्रैकेट में लिखेंगे इंक्लूडिंग प्रोविजंस। लाइबिलिटीज़ का मतलब है टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज़ जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग जितने भी आपने प्रोविजंस बनाए हैं, वो भी सारे के सारे कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सेल ऑफ एसेट्स। अब हमने क्या किया? सबसे पहले तो हमने सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब हमने एसेट और लाइबिलिटी ये शब्द ही हमारे किताबों से हटा दिया। इस स्टेज पर सेल से पहले हमारे पास कोई एसेट नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है। आप देखोगे सिर्फ एक अकाउंट है, वो क्या? रियलाइजेशन। क्योंकि हमने सारे एसेट को तो क्या कर दिया? क्रेडिट। एसेट सब खत्म। लाइबिलिटी को क्या कर दिया? डेबिट। अच्छा, लाइबिलिटी साइड पे आउटसाइड लाइबिलिटी तो ट्रांसफ़र करनी है, प्रोविज़न भी ट्रांसफ़र करने हैं। लाइबिलिटी साइड पे और क्या क्या होता है? देखो, एक तो कैपिटल का बैलेंस होता है, वो कहाँ ले जाएंगे?
सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व्स होते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये दोनों चीज़ें तो पार्टनर्स कैपिटल में, बची हुई लाइबिलिटीज़ और प्रोविजन सारे के सारे रियलाइजेशन में। सबसे पहले हमने बैलेंस शीट को जो है क्लोज कर दिया है, क्योंकि अगर आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है तो बैलेंस शीट रहने का कोई मतलब नहीं है। अब आपकी कोई बैलेंस शीट नहीं हो सकती क्योंकि फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद ये सब ट्रांसफ़र करके अब हम धीरे धीरे एसेट्स को सेल करना शुरू करेंगे। मान लीजिए हमने प्लांट एंड मशीनरी सेल करी अब, ठीक है। अब आप ध्यान से सोच के एंट्री बनाना। एंट्री क्या बनेगी, प्लांट एंड मशीनरी को सेल करने की, अगर उससे पहले रियलाइजेशन टू एसेट हम बना चुके हैं। तो क्या ये बात समझ में आती है? एंट्री बन रही है बैंक डेबिट या कैश डेबिट टू रियलाइजेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट है जो माइंड यहाँ पर लेगा, क्योंकि हम जैसे ही देखते हैं मशीनरी बिकी तो हमारे माइंड में एंट्री बनती है बैंक डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन यहाँ शिफ्ट डालना पड़ेगा कि अगर हम डिसोल्यूशन में हैं और प्लांट एंड मशीनरी बिकी तो एंट्री क्या है, बैंक टू रियलाइजेशन। फर्नीचर बिका, बैंक टू रियलाइजेशन। डेटर्स ने पैसे दे दिए, बैंक टू रियलाइजेशन। तो एसेट क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुके हैं, अब जैसे जैसे एसेट को बेचते जाओगे एंट्री क्या बनाते जाओगे, बैंक टू रियलाइजेशन। और इसीलिए क्योंकि हमने एंट्री अब बनाई है बैंक टू रियलाइजेशन, अब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका कोई रेलेवेंस यहाँ पर नहीं है। वो कॉन्सेप्ट क्या, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। देखो जब भी सेल करते हैं एसेट तो प्रॉफिट या लॉस तो निकालते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं आएगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। कारण पहले प्रॉफिट और लॉस आता था WDV और सेल प्रोसीड का डिफरेंस, लेकिन अब आपका एसेट तो ट्रांसफ़र हो चुका, अब देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जैसे मानो प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू है 5 लाख, बेच दिया आपने इसको 7 लाख में। 5 लाख की बुक वैल्यू थी, हमारी बुक्स में 5 लाख पर है, इसको हमने बेच दिया 7 लाख में। अगर हम चलते हुए बिजनेस में इसकी एंट्री बना रहे होते, चलते हुए बिजनेस में, तो हम एंट्री क्या बनाते, हम कहते भाई बैंक डेबिट 7 लाख, बैंक से 7 लाख आ गए, मशीन चली गई 5 लाख की, इसका मतलब 2 लाख का प्रॉफिट ऑन सेल हो गया। क्योंकि हम कंपेयर करते हैं कितना पैसा आया और कितने का एसेट हमारी बुक्स में था। तो हम कहते थे पैसा आया 7, मशीनरी है 5 की, तो प्रॉफिट हो गया 2 लाख का। लेकिन अब डिसोल्यूशन के समय पर क्या हो रहा है, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी को हमने ख़त्म कर दिया। कैसे? बाय ट्रांसफरिंग टू रियलाइजेशन। तो हमने सबसे पहले एंट्री डाली रियलाइजेशन टू प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी तो ख़त्म बुक्स में से। अब जब हम इसको मार्केट में बेचने गए तो हमें 7 लाख रुपए मिले। तो अब प्लांट एंड मशीनरी से कोई कंपैरिजन नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं टोटल कैश कितना आया, टोटल कैश 7 आया। तो हमारी अगली एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन 7। तो इस समय क्योंकि डिसोल्यूशन है, फर्म की आखिरी बुक्स हैं, तो जो रेगुलर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हैं वो नहीं लगते हैं। आप देखिए ना, बेसिक जो मेरी अकाउंटिंग हो रही है वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पर हो रही है। हम क्या मान के चल रहे हैं अकाउंट्स के अंदर, गोइंग कंसर्न।
आंधी आए तूफान आए बिजनेस चलता रहेगा। और डिसोल्यूशन के समय पर क्या हो रहा है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन खत्म। तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो पूरा का पूरा एक शिफ्ट लेगी। आपने शायद रियलाइज़ नहीं करा होगा, गोइंग कंसर्न की वजह से हम फिक्स्ड एसेट करंट एसेट दिखाते हैं। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो कौन सा करंट और कौन सा फिक्स्ड? अगर गोइंग कंसर्न ही नहीं है तो सारे एसेट्स कैसे हो जाएंगे करंट, फिर फिक्स्ड कैसे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, किस बेसिस पर? गोइंग कंसर्न के बेसिस पर। अगर आज गोइंग कंसर्न ही नहीं है तो किसी प्रोविजन का मतलब नहीं है, किसी रिजर्व का मतलब नहीं है, क्योंकि फिर तो हम क्या मान रहे हैं, पता नहीं बिजनेस कब खत्म हो जाए। गोइंग कंसर्न में हम क्या मान रहे हैं, ये तो लंबा चलेगा, इसलिए हम अकाउंट में प्रोविजन भी बना रहे हैं, रिजर्व भी बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही गोइंग कंसर्न एजम्पशन खत्म हुई, अकाउंटिंग हमारी थोड़ी सी जो है बदल जाएगी। तो यहाँ पर दूसरी बात का जो ध्यान रखना होगा, एसेट के बेचने पर कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं आएगा। अब सिर्फ कैश आ रहा है, जितना कैश आ गया हमने एंट्री डाल दी बैंक टू रियलाइजेशन। ऐसे ऐसे करके सबसे पहले हम सारे के सारे एसेट्स बेचते जाएंगे, पैसा आता जाएगा, एंट्री डलती जाएगी बैंक टू रियलाइजेशन। स्टेप नंबर 4, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, एंट्री आप खुद ही बना लोगे, बताओ क्या बनेगी? लायबिलिटीज़ डेबिट टू बैंक अकाउंट या रियलाइजेशन टू बैंक? रियलाइजेशन टू बैंक। Step number 5, payment of realization expenses. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब अब ये जो सामान हमने बेचा है, इसको बेचने में कुछ खर्चा हो गया होगा, कुछ कन्वेंस हो सकता है, कुछ कमीशंस हो सकती हैं, बेचने में हमारा जो खर्चा हुआ, इसके लिए एंट्री क्या बनाए? रियलाइजेशन टू बैंक। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कोई अकाउंट ओपन नहीं करना, ये जो अकाउंट खुला हुआ है इसी से खर्चा निकालेंगे, रियलाइजेशन टू बैंक। इतना सब कुछ करके अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। ये हमने किस लिए खोला था? ताकि हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को सेटल कर सके। एसेट्स को हमने बेच दिया, लायबिलिटीज़ को हमने पे ऑफ कर दिया, अब इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो देखो, कुछ फ़ायदा हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है। हो सकता है हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए तो थोड़ा नुकसान हो गया, पैसा ज़्यादा मिल गया तो थोड़ा प्रॉफिट हो गया। तो इसको क्लोज करेंगे, बैलेंसिंग फिगर या तो प्रॉफिट या तो लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? सारे के सारे पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो स्टेप नंबर 6, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट and transfer balancing figure to all partners in PSR.
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ एन एसेट और लायबिलिटी if an asset or liability is taken over by a partner, अगर पार्टनर कोई एसेट ले जाता है, अगर पार्टनर कोई एसेट ले जाता है तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? लेकिन ये ध्यान रखना, वो ले जाएगा रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होने के बाद। पहले तो सब एसेट कहाँ जाने वाले हैं? रियलाइजेशन। अब उसके बाद ये बात आएगी कि पार्टनर कह रहा है मैं ले जाता हूँ, तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब यहाँ पे सब कुछ रियलाइजेशन के थ्रू जो है रूट करेगा। तो अगर कोई पार्टनर ले जा रहा है तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब एसेट यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि एसेट पहले ही ट्रांसफ़र हो चुका है। और पार्टनर कोई लायबिलिटी ले जा रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इतना समझ में आया? तो जब भी हम डिसाइड करेंगे कि हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है? ओपन अ रियलाइजेशन अकाउंट। और उसके अंदर क्या करो? सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर दो। तो जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे? पहले एसेट ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट। फिर लायबिलिटी ट्रांसफ़र करेंगे, लायबिलिटी डेबिट टू एसेट, लायबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पहले आपने एसेट को क्रेडिट कर दिया, एसेट सब खत्म। लायबिलिटीज़ डेबिट कर दी, लायबिलिटीज़ सब खत्म। क्या प्रोविज़न भी ट्रांसफ़र करने हैं? हाँ, सारे के सारे प्रोविज़न भी ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद हम सामान को बेचने का सिलसिला शुरू करेंगे। एसेट आपने बेचा तो एंट्री क्या बनाओगे? और इस एसेट पर जो प्रॉफिट और लॉस आएगा, इस एसेट पर प्रॉफिट या लॉस जो है आएगा ही नहीं, उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। लायबिलिटी को पेमेंट करोगे, रियलाइजेशन टू बैंक। इस सब प्रोसेस में कुछ खर्चा भी होगा तो उसके लिए रियलाइजेशन टू बैंक। लास्ट में बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। अगर कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी ले जाए, अगर कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी ले जाए, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर। अगर कोई पार्टनर कोई एसेट ले जाए, पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन। इतना क्लियर? तो हमारे यहाँ पे टोटल जो अकाउंट्स बनेंगे फिर से 3 होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। लास्ट में कैश अकाउंट से सारा सेटल, जो बैलेंस बचेगा कैश का वो सारा पार्टनर्स के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमें कुछ समझ आया कि नहीं। तो आपकी बुक में पेज नंबर 309 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। XYZ are partners of the firm XYZ and Company, sharing profits in 4:3:2. Following is the balance sheet. Partners of the firm decided to dissolve the firm on the above said date. फिर हमारे पास है क्या क्या रियलाइज़ हुआ, हमें कैसे कैसे हमने पेमेंट की।
You are required to prepare realization account, partners capital account and cash account. चलिए सबसे पहले तो सारे अकाउंट्स बनाते हैं. बहुत बड़ी बैलेंस शीट नहीं है, 4 एसेट्स ही हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या है? ट्रांसफ़र ऑल एसेट्स. एंट्री क्या है? रियलाइजेशन टू एसेट. तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे सारे एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे. 2 फिक्स्ड एसेट्स, 2 स्टॉक इन ट्रेड, 2 डेटर्स. तो एज इट इज़ बैलेंस शीट से उठा के डेबिट साइड पर हमारे एसेट्स आएंगे एक्सेप्ट कैश. कैश नहीं डालना. कैश का बैलेंस 10,000 कैश अकाउंट में जाएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. एसेट साइड के बाद लाइबिलिटीज़. देखो सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल आ रहा है, ये तो कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर. और रिज़र्व भी कैपिटल अकाउंट के अंदर. पहले ये दोनों पोस्ट करते हैं. जनरल रिजर्व 4:3:2, 40, 30 और 20. इसके बाद है क्रेडिटर्स. लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन में बाय क्रेडिटर्स 320. ट्रांसफ़र करने के बाद नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड 520 एंड बुक डेट्स रियलाइज्ड 440. हमने फिक्स्ड एसेट को बेच दिया, 5,20,000 रुपये मिल गए. और डेटर्स ने हमें कितने दे दिए? 4,40,000. फिक्स्ड एसेट को बेच के कितने मिल गए? 5,20,000. डेटर ने हमें दे दिए 4,40,000. ना कोई प्रॉफिट है ना कोई नुकसान है. खबरदार जो तुमने कहा. अच्छा 5 की जगह 5,20, ओहो 5 की जगह 4,40, ऐसा कुछ नहीं है. हमें पैसा कितना मिला? 5,20 और 4,40 ऐड कर दो. एसेट से पैसा कितना मिला? 9,60,000. रियलाइजेशन में जाएंगे बाय कैश. मिला नहीं पैसा उधर. बाय कैश कितना मिला? 9,60,000. ब्रैकेट में यहीं पे टोटल 520 प्लस 440.
एसेट बेच के कितना पैसा आया बस वो डाल दिया हमने बाय कैश। उसके बाद स्टॉक की भी बात है बट वो हमने यहाँ डाला नहीं क्योंकि स्टॉक से हमें कैश नहीं मिल रहा, स्टॉक को पार्टनर लेकर के जा रहा है। स्टॉक वर वैल्यूड एट 250 एंड इट वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर वाई। तो वाई ले गया तो एंट्री क्या बनेगी, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। जो वैल्यूएशन करी गई है उस पर 250 पर। अब ये दोनों कॉन्ट्रापोज करते हैं कैश अकाउंट में और वाई के कैपिटल अकाउंट में। तो कैश अकाउंट में टू रियलाइजेशन और वाई के कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन। उसके बाद क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ 5%। इसका मतलब क्रेडिटर्स को हमने जो पेमेंट की है 3/20 आ रहा है, 5% का डिस्काउंट मिला तो 3/20 माइनस 5%, 3,04,000। तो इस डिस्काउंट को मैं कहाँ दिखाऊं, कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं, ये डिस्काउंट कहीं नहीं दिखेगा। हमने पेमेंट कितना कर दिया 3,04,000, तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश 3,04,000। या तो आप सीधा 320 का 95% कर लो या आप 320 में से -5 कर लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। कॉन्ट्रापोस्टिंग कैश अकाउंट बाय रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स की पेमेंट के बाद एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 6,000, तो एंट्री बनेगी अगेन रियलाइजेशन टू कैश। कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन। तो हमने सबसे पहले बैलेंस शीट की एसेट लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर दी, उसके बाद जो कैश आया वो रिकॉर्ड किया और जो कैश गया वो रिकॉर्ड कर लिया। कोई प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना, कोई लॉस नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। खर्चे के बाद और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, यानी कि टोटल कैश का आदान प्रदान इतना ही हो पाया है। सबसे पहले रियलाइजेशन क्लोज कर देते हैं। क्रेडिट साइड आ रहा है तो लॉस, डेबिट आ रहा है तो प्रॉफिट। लॉस आ रहा है, लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे एक्स वाई और जी में 4:3:2 में। थ्री 5,555 2,6,6,6,7 1,1,1,1
17,778। लॉस को ले जाएंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। उसके बाद कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। बैलेंसिंग फिगर कैरेट डाउन नहीं रहेगी, हाँ, टू कैश या बाय कैश। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेट डाउन, क्योंकि बिजनेस हमारा अब ख़त्म हो रहा है। तो या तो टू कैश या तो बाय कैश। 5333333। देखिए बहुत ही प्यारे अमाउंट्स यहाँ पर आए हैं। अब इसको ले जाते हैं कैश अकाउंट में। क्या कैश सफिशिएंट है? देखिए क्या कैश टैली हो गया, 9,70,000। हमने बैलेंस शीट टैली नहीं करी है, ठीक है, हमने कैश अकाउंट टैली किया है लास्ट में। देखिए ये है आपका डिसोल्यूशन। पहली झलक आपने देखी, पहला प्यार आपको हो जाना चाहिए इससे कि तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। सारे एसेट्स ट्रांसफ़र कर दो रियलाइजेशन में, फिर सारी लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर दो, फिर पैसा आएगा खुशी खुशी ले लो, फिर कुछ पैसा जाएगा दुखी दुखी दे दो, लास्ट में प्रॉफिट या फिर लॉस। और सब कुछ सही रहा तो बात यहाँ ख़त्म हो जाएगी कि जितना कैश उनको देना था उतना हमारे पास था। हम यहाँ सेकंड स्टेज पर कब पहुँचेंगे? और उस पर अगर वो कहता है सरकार दुहाई हो, मैं तो क्या हूँ इंसॉल्वेंट, मैं तो पैसे ला ही नहीं सकता, तो कहाँ आना पड़ेगा? गार्डनर वर्सेस मुर्रे पे। तीसरी चीज़, जब ये कैश अकाउंट कहता है मेरे पास कैश ही नहीं है देने के लिए, अभी तो इसने खुशी खुशी दे दिया। कैश अकाउंट क्या कहता था? मेरे पास तो कैश है। जब ये कैश अकाउंट कहेगा मेरे पास कैश ही नहीं है देने के लिए, जितनी पेमेंट्स तुम लोग करवा रहे हो, तो वहाँ पर हम कहाँ आ जाएंगे? पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, कि कैश में सारा पेमेंट है नहीं। अब पेमेंट आखिर कैसे करें? तो दो मेथड से निकालेंगे। नाम क्या था दो मेथड का? कुछ कुछ तो था, मैक्सिमम लॉस, और दूसरा है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो बेस हमारा यही है, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और कैश। इससे गार्डनर वर्सेस मुर्रे पे कब जाएंगे हम? अगर पार्टनर से कैश मंगवाना है बाय कैश, और पार्टनर क्या कहता है? सरकार दुहाई हो, मैं तो क्या हो गया हूँ इंसॉल्वेंट, मैं तो पैसे दे ही नहीं सकता, तो हमने का अप्लाई करना पड़ेगा गार्डनर वर्सेस मुर्रे रूल। यहाँ से पीस मील पे कब जाएंगे? जब कैश अकाउंट कहता है सरकार दुहाई हो, मेरे पास तो कैश है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ? तो हमने कहा चलो फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। दो मेथड्स का ऑप्शन है, कौन कौन सा? मैक्सिमम लॉस और हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।